पीजीटी प्रीवियस ईयर 2010 के 50 क्वेश्चन फिनिश करने के बाद आज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 51 से स्टार्ट करेंगे। तो पीजीटी की तैयारी में आप बने रहिए मेरे साथ में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। अज्ञात आवृत्ति का एक स्रोत 250 हर्ट्ज स्रोत के साथ में 8 बीट व 270 हर्ट्ज के साथ में 12 बीट्स उत्पन्न करता है। अब ज्ञात स्रोत की आवृत्ति का मान क्या होगा? ठीक है, तो अ सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस द बीट्स विद द सोर्स 8 बीट्स with the source of 250 hertz and the 12 bit the source of 270 hertz, the frequency of the unknown sources। तो इस तरह के बीट्स वाले चैप्टर से ही है, विस्पंद वाले चैप्टर से ही है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है और है बहुत सरल। उसमें क्या है कि इन दोनों क्वेश्चंस में आप जैसे 250 के साथ में आपको प्लस माइनस करके उन बीट्स की संख्या को लेकर चलते हैं। तो जैसे 250 हर्ट्ज लिखा हुआ है तो इसको इसके साथ में आप 8 लेके चलेंगे। ठीक इसी तरह से 270 जो लिखा हुआ है उसके साथ में प्लस माइनस करके आप 12 बीट्स लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो दो वैल्यूज़ आपको मिलेंगी उन दोनों वैल्यू में जो कॉमन होगी वही आपका आंसर होगा। तो इसमें अगर प्लस करते हैं तो 2 आपके सामने आएगा 258 और 250 में माइनस करते हुए 8 तो आपके पास में आएगा 242। ठीक है, इतनी हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आपको मिलेंगी। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर 270 के साथ करें तो एक फ्रीक्वेंसी आपको मिलनी है 282 और जब माइनस करेंगे तो आपको मिलनी है 258। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि जो कॉमन हो वही आपका आंसर होता है, तो यहाँ पर 258 दोनों में है, तो जो सही आंसर है वो उसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 52, यदि किसी कुंडली में 0.4 सेकंड में धारा का मान 4 एम्पियर से 8 एम्पियर चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो परिवर्तन अगर कहें तो डेल्टा आई का मान किसके बराबर है? 8 में से 4 को माइनस कीजिए तो आपको 4 एम्पियर मिलेगा। ठीक है, कितने समय में हो रहा है ये काम? ये काम हो रहा है केवल आपका 0.4 सेकंड में। ठीक है, 0.4 सेकंड में ये घटना हो रही है और इससे जो विद्युत वाहक बल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो कितना है? 4 वोल्ट है। स्वप्रेरण कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक पूछा गया है। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन पूछा गया, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो व्हेन द करंट इन द कॉइल चेंज फ्रॉम 4 एम्पियर टू 8 एम्पियर इन 0.4 सेकंड एंड ईएमएफ ऑफ 4 वोल्ट इज इंड्यूस्ड दैन द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला आप लगाएंगे, ई बराबर किसके होता है? माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी होता है। ठीक है, तो केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपको किसका मान निकालना है? एल का मान निकालना है। तो यहाँ पर ई की जगह पर आप 4 लगाइएगा। ठीक है, ऐसे ही एल की जगह पर एल लिखा रहने दीजिए और डी आई की जगह आप लिखेंगे 4 एम्पियर और वहीं पे धारा का मान आप लगाएंगे 0.4। तो इस तरह से आप देखेंगे, अगर डेसिमल यहाँ से हटाएं तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा और 4 से 4 कैंसिल करें तो यहाँ बचेगा 10 एल आई 10 एल इक्वल्स टू 4 और 10 इक्वल्स टू 4 में 10 एल इक्वल्स टू 4 में अगर आपको एल की वैल्यू निकालनी है तो 10 इज़ डिवाइडेड बाई 10 4 डिवाइडेड बाई 10 और ये वैल्यू आपके पास में आएगी 0.4 हेनरी के बराबर। ठीक है ना, तो ये 0.4 हेनरी आपका सही आंसर है, जो है आपका आंसर नंबर 4 के साथ में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53, यदि 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा का फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित है, धातु की सतह का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी? अ फोटोन ऑफ एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटेलिक सरफेस हैविंग द वर्क फंक्शन, कितना है वर्क फंक्शन? 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है ना, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी है, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो यहाँ पर आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन आपको यहाँ पर लगानी है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपकी कहती है कि जितनी भी एनर्जी आप देते हैं वो एनर्जी दो जगह जाती है, एक तो वर्क फंक्शन में जाती है, दूसरी काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का मान निकालने के लिए जितनी एनर्जी दे रहे हो उसको डब्ल्यू में से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के ई का मान बराबर होगा, कितनी एनर्जी प्रोवाइड कराई गई है? 3.4 प्रोवाइड की गई है। वर्क फंक्शन कितना है? 2 को इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसमें आप जब माइनस करेंगे तो आपके पास मिलेगा 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो आपका आंसर है, आंसर नंबर 1। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्क फंक्शन का। प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा है। दिल्ली तरंग दैर्ध्य यानी कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सभी आप अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट अ स्टेशनरी वेव, या कहें तो अप्रगामी तरंगें किस समीकरण के द्वारा निरूपित हो रही हैं? तो ये तरंगें आपकी निरूपित हो रही हैं आपका ए साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स से। ठीक है, के की वैल्यू सभी लोग जानते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा, जैसे कैसे दिखाते हैं, और या ओमेगा की वैल्यू सभी को पता है 2 पाई एन के बराबर, या इनके डिफरेंट रूप जो हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। 2 पाई अपॉन कैपिटल टी से भी दिखाते हैं इसको। ठीक है ना, और के की वैल्यू एक बार फिर से बता दूँ 2 पाई अपॉन लैम्डा।
तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलें, 55 में आते हैं। 55 में निम्नलिखित अभिक्रिया में, अब यहाँ पर फिर से वही रेडियो एक्टिव टी वाला चैप्टर आपका काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, तो उसको भी आप 100% श्योर मान के चलिए। अभिक्रिया दे रखी है, जैसे जेड एक्स से दिखाया है, तो उसमें आगे जाके Z-2 हुआ और यहाँ पर रह गया आपका A-4। तो यहाँ पर आप सभी लोग जान रहे हैं कि एक अल्फ़ा पार्टिकल निकला है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल निकलने पर ही यह काम होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा किस किस में दे रखा है भाई? 1/4 में। अब 1/4 में से आपका एक आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब कौन सा उसके बाद देखें, उसके बाद फिर अगेन वही एज इट इज़ आ रहा है, ना तो उसके द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन, ना ही परमाणु क्रमांक में कोई अंतर है। तो यहाँ पर अगर बीटा पार्टिकल होता तो यहाँ पर Z-1 हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो कि इसमें से कुछ ऐसा पार्टिकल निकला है जिससे उसकी ना तो एटॉमिक नंबर में या एटॉमिक मास में कोई चेंज है। तो यह पॉसिबिलिटी कब होती है? जब उसमें से गामा फोटोन निकलता है। तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन आपका गलत है। अब केवल आपके पास बीटा बचा, और बीटा लास्ट में, बीटा को ज़्यादा क्लियरफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका आंसर आपको मिल चुका है। खैर फिर भी बीटा पार्टिकल निकालने पर +1 होना चाहिए, तो +1 ही उसने किया है, और Z-2 क्या रहेगा आपका? Z-1 रह गया। तो आंसर नंबर 4 है। पहले अल्फा पार्टिकल एमिट होगा, फिर गामा रेज और फिर बीटा पार्टिकल। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 56, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की निम्नतम अवस्था में कुल ऊर्जा दे रखी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ठीक है ना, तो इसकी गतिज ऊर्जा का जो मान है उसको पूछा गया है। तो कहें तो इसी मान को अगर आप क्या करते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है, कभी भी अगर जो टोटल एनर्जी है वो बस पॉजिटिव हो जाए, जो काइनेटिक एनर्जी देखिए वो आपकी कैसे ना धनात्मक हो जाती है, तो वही आपका इसकी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर 13.6 पॉजिटिव में जो उसका आंसर है वही इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 57 कह रहा है कि क्रमशः 10 न्यूटन, 3 मीटर पर सेकंड और 200 किलोग्राम का बल। ठीक है, अगर यहाँ कहा जाए तो बल यानी F = आपका 10 न्यूटन, ये हुआ। ओके, और कह रहे हैं वेग। ठीक है, वेग जो दे रखा है यानी वेलोसिटी को v से दिखा लें, और v दे रखा आपका 3 मीटर पर सेकंड यूनिट दे रखी है। और इसी के साथ से आपकी जो मात्रा है उसको देख लें, मात्रा यानी m। ठीक है ना, m की जो वैल्यू दे रखी है, m दिस = आपका कितना? 200 kg, तो 200 किलोग्राम हुआ। अगर ये नई इकाइयाँ माने, ठीक है, ये बेस हो गए। अब इनके आधार पर आपको क्या करना है? समय का मान निकालना है, और फिर आपको निकालना है एनर्जी का मान। तो इसके लिए सबसे पहले आप फार्मूला यूज़ करिए फोर्स का। ठीक है ना, तो फोर्स का जब हम फार्मूला देखेंगे तो फोर्स का फार्मूला होगा F = m × a। और F = m × a को भी आप अगर ब्रेक करें, क्योंकि यहाँ पर F तो उसने फंडामेंटल ले लिया है, बल हैगा। ठीक है, आपका द्रव्यमान भी है, लेकिन इसमें कहीं भी त्वरण नहीं है। तो त्वरण यानी एक्सेलरेशन को आप चेंज करेंगे ΔV/ΔT में। अब ज़रा देखिए कि क्या ये चीज़ें आपके गिवन हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये चीज़ें दे रखी हैं। F भी आपका गिवन है, m हो गया और u हो गया। ΔT का मान पूछा गया, तो ΔT का मान यहाँ से आप निकालेंगे तो ΔT विल भी होगा किसके बराबर? m × ΔU/F के बराबर। तो यहाँ सबसे पहले आप m का वैल्यू प्लेस कीजिए जो फंडामेंटल यानी 200, उसके बाद में u का मान लगाएंगे, और u का मान आपको दे रखा है 3/F का मान कितना गिवन है? F का मान है आपके पास में 10। तो ये 1 0 से 0 कैंसिल किया, 3 2 6 यानी 60 सेकंड आपका आंसर होगा। तो 60 सेकंड के यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है, पहला और तीसरा। तो अभी इसमें पहले और तीसरे में आपको डाउट है। उसके बाद हम बात करते हैं ऊर्जा का, और ऊर्जा का पता चलते ही आपके ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले ऊर्जा का मान देखें, तो ऊर्जा की तुलना आप कर सकते हैं कार्य से। ठीक है, और कार्य को आप ब्रेक करेंगे किसमें? F × D में, यानी बल गुणा विस्थापन में। अब यहाँ से अगर आप चाहें तो आप F को अगेन ब्रेक करेंगे m × त्वरण A में, और त्वरण को आपके ले सकते हैं वेग/टाइम। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा? d। ये तो d दे रखा है। d/u को अगर आप कंबाइन कर दें तो ये भी आपका वेग बन जाएगा। कैसे? कि विस्थापन अपॉन टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। तो यहाँ पे ये भी आपका u हो जाएगा, तो ये अगेन क्या आ जाएगा आपके पास में? u² हो जाएगा। अब यहाँ पे एनर्जी कह लीजिए या वर्कडन कह लीजिए, तो m का मान कितना है आपके पास में? 200 kg है। इसी तरह से u का मान आपको दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर करें, 3 3 9 होगा, और 9 2 आपके पास कितना हो जाएगा? 18। तो 1800 जूल एनर्जी यहाँ पर मिलेगी। तो पहले और तीसरे ऑप्शन में अब ये क्लियर हो गया कि जो वैल्यू है वो आपका है, आपका आंसर है नंबर 1, 60 जूल से 18 जूल आपका आंसर सही होगा। ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन है पीजीटी के कहे जा रहे हैं। ठीक है ना, और लेकिन जो स्टूडेंट टीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे मैंने पहले भी वीडियोज़ में कहा कि कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए, किस लेवल पे आ जाए, नहीं कहा जा सकता। तो आप हमेशा तैयारी अच्छे से कीजिए, सभी क्वेश्चनों को बराबर वेटेज दीजिए, बराबर इंपॉर्टेंस देनी है।
सभी के साथ में एक जैसा करना है, किसी भी कम या ज़्यादा नहीं समझना। देखिए फेवरेट क्वेश्चन 58 से स्टार्ट हो गया। एक कृषिका का परमताप 50% से बढ़ जाएगा तो उसके द्वारा उत्सर्जित जो विकिरण है वो लगभग कितने परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्टीफन का विकिरण संबंधी नियम यानी E इज़ प्रोपोर्शनल टू सिग्मा टी की पावर 4, ठीक है, इसको अप्लाई करना है। और इसको इसके एप्लीकेशन में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू आपको निकालनी है कितने परसेंटेज इंक्रीज़ होगा। तो मेरे जो करने का पैटर्न है इसको आप उस शॉर्टकट मेथड से नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसके लिए विशेष कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर E1/E2 और कोशिश करिएगा E2/E1, ठीक है। E2/E1 क्यों लिया उसके बारे में आपको बताएंगे। तो E2/E1 आप जब करेंगे तो सिग्मा T1 की पावर T2 की पावर 4 अपॉन सिग्मा T1 की पावर 4 आपको मिलेगा। यहाँ से सिग्मा काटिएगा। अब यहाँ पर जो E2 को ऊपर लेने की बात की गई है, क्योंकि जब भी हम परसेंटेज में वृद्धि या कमी निकालते हैं तो बड़ी में से छोटी को घटाना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब वृद्धि हो रही है तो दोनों तरफ से -1 करना पड़ेगा। तो -1 ये हुआ और -1 ये। तो यहाँ पर जब LCM आप लेंगे तो आपके पास मिलेगा E2 - E1 अपॉन E1, ठीक है ना, इक्वल टू, ठीक इसी तरह से वहाँ पर आपको क्या मिलेगा T2 की पावर 4 माइनस T1 की पावर 4 अपॉन T1 स्क्वायर। T1 की पावर 4 स्क्वायर नहीं है, T1 की पावर 4। तो ये दोनों इक्वेशन आपको मिलेंगी। अब यहाँ पर आपको देखना है, इसको एज इट इज़ ही लिखा रहती, ये पूरा फैक्टर आपका क्या कहलाएगा, परसेंटेज में वृद्धि कहलाएगा। तो E2/E1 को आप डेल्टा E लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों के प्लेस में मैं नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा E से रिप्रेजेंट करूँगा अपॉन E, और यही परसेंटेज में वृद्धि आपको निकालनी है। बाकी यहाँ पे भी ध्यान रखिए, यहाँ पे T2 है माइनस T1 अपॉन नीचे T1, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अब, तो जैसे मैंने कहा कि डेल्टा E/E1 इंटू 100, ठीक है, 100% आप साथ लेके ही चलें, ठीक। अभी उधर जाके करते हैं। तो अब जैसे बताया कि 50% बढ़ जाएगा, तो पहले T1 का मान किसके बराबर था, T के बराबर था। इसका अगर 50% आप करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, तो T का 50% कितना होगा भाई, T/2, ठीक है ना। T/50 करोगे तो T/2 मिलेगा, और ये टोटल आप LCM वगैरह लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3T/2 हो जाएगा। तो T1 का मान है T के बराबर और T2 आपका कितना, 3T/2। अब ये दोनों वैल्यू आप T1 और T2 के प्लेस पर रख दीजिए। इसका आपको कितना करना, 4 टाइम्स करना। तो 4 टाइम्स जब करेंगे, 3 का 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 यानी 81। इसी तरह से 2 का करेंगे तो मिलेगा आपको 16, और यहाँ पर बन जाएगा आपका T का स्क्वायर। तो फार्मूला जो आपने लिखा था वहाँ पर, तो आप लिखेंगे उसमें 81/16 T⁴ माइनस T1 की जगह पर T की पावर 4 ही रखिएगा, अपॉन नीचे T1 ही दे रखा था तो T की पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, T की पावर 4 को कॉमन लीजिए ऊपर से और उसको नीचे वाले से कैंसिल आउट कर दीजिए। तो यहाँ पर केवल आपके पास में बचेगा 81/16 माइनस 1 और बाहर इंटू 100, 100 के साथ में उसका मल्टीप्लाई करना ना भूलिएगा। तो अगले स्टेप में हम लोग करने आ रहे हैं। तो हम लोगों ने किया 81/16 माइनस 1 और इंटू 100, ठीक है ना। इसको आप LCM लीजिएगा तो यहाँ पर आएगा आपके पास 16, और 81 में से -16 कीजिएगा तो यहाँ पर घटाने के बाद आपके पास मिलेगा लगभग 65, ठीक है। तो 65/16 मल्टीप्लाई विद 100। तो इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास मिलेगी 406 के अराउंड, ठीक है ना। तो 406 के अराउंड आपकी कौन सी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आपके लगभग मिली 400% क्या होगा आपका, लगभग बढ़ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट है तो उसको छोड़िएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये 59 है कि 0.5 मीटर की गहराई के एक बर्तन में दो द्रव जिनके अपवर्तनांक μ1 व μ2 हैं आधे आधे भरे हैं, ठीक है ना। अपवर्तनांक μ1 का द्रव नीचे है, अपवर्तनांक μ2 का द्रव ऊपर है। अविलंबवत देखने पर बर्तन की आभासी गहराई कैसी प्रतीत होगी। तो यहाँ पर जो बात कही गई है कि a vessel of the depth 0.5 meter is half filled with the liquid of refractive index μ1 and the upper half with the another liquid of refractive index μ2. If μ1 1.2 and μ2 1.3, the apparent depth of the vessel is seen perpendicular will be approximate. तो इसको आप समझेंगे चित्र के माध्यम से। तो ये बना दिया आपका वेसल, यानी ये हो गया बर्तन, ठीक है ना। और इस बर्तन में क्या है, गहराई है दोनों में, और कैसा है इसमें कि आधा आधा भरा है, ठीक है ना। तो आधे के लिए हम कह देते हैं ये 0.5 हो गया, तो आधा का मतलब 0.25 हो गया। तो 0.25 में ये हो गया और 0.25 में ये हुआ। इसको आप चित्र के माध्यम से ही समझ पाएंगे, डायग्राम के हेल्प से बिना नहीं समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें आधा भर दिया, आधा ऊपर वाला उसने कहा कि μ2 है और इसकी वैल्यू कितनी है 1.3 के इक्वल है। नीचे वाला μ1 कहा है उन्होंने और ये कितनी वैल्यू इसकी 1.2 है।
ठीक है। ये लिक्विड यहाँ से स्टार्ट है। अब ज़रा देखिए, यहाँ ऊपर है एयर, यहाँ जब ऊपर एयर है और जब आप ऊपर से देख रहे हैं तो रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण कहाँ से जा रही है, एयर से जा रही है इस वाले लिक्विड में। ओके, और इस वाले जब ये दूसरे वाले लिक्विड यानी म्यू1 वाले रीजन में एंटर करेगी तो ये जाएगी म्यू2 से म्यू1 में, समझ रहे हैं ना, म्यू2 से म्यू1 में जाएगी। तो यहाँ पे दोनों के अपवर्तनांक अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान करना पड़ेगा अपरेंट और एक्चुअल डेप्थ के लिए फार्मूला। तो डी अपरेंट, ठीक है, यानी आभासी जो होती है उसके लिए फार्मूला क्या होता है कि डी एक्चुअल लेंथ होती है अपॉन किसके बराबर होता है, अपॉन म्यू होता है, डी अपरेंट अपॉन म्यू। तो इसको हमें दोनों ही जगह लगाना है, पहले पार्ट में भी लगाना है और दूसरे पार्ट में भी लगाना है, ठीक है ना। तो इसमें आप डायरेक्ट लगाते हैं, तो यहाँ से जब आप इसकी वैल्यू लगाएं तो ये पहले भाग में मिलेगा आपको 0.25, इसकी एक्चुअल हो गई अपॉन म्यू, म्यू कितना उसका 1.3 है, एयर के सापेक्ष ले रहे हैं। जब दूसरे माध्यम में जाएंगे तो हमें म्यू2 से म्यू1 में जा रहे हैं तो उसका अपवर्तनांक जो आपको मिलेगा 1.2 अपॉन 1.3, ठीक है। बस इसमें यही खूबसूरती थी इस वाले क्वेश्चन में। बाकी फिर अपरेंट लेंथ वहाँ पर जो एक्चुअल लेंथ उसकी 0.25 ही है। सॉल्व करने के लिए आप किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप 0.25 को दोनों तरफ से क्या कर लें, कॉमन ले लीजिए, बाहर ले लीजिए, और बाहर लेने के बाद आपके पास में बचेगा 0.25 और ब्रैकेट में आपके पास में आ जाएगा 1 अपॉन 1.3, जो इसका एलसीएम होगा, एलसीएम भी इकट्ठा ले लीजिए, तो 1 + 1.2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऊपर 2.2 अपॉन 1.3, इनका आपको कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन में आप क्या करेंगे कि 0.25 मल्टीप्लाई विद 2.2 अपॉन 1.3। आप सभी से कहना है कि ये वाले जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इनको अभी कर लीजिएगा, एट रैंडम एग्जामिनेशन पे अगर आप देखेंगे तो दिमाग में हौच पौच होगा, ठीक है, उस समय ये आपके लिए दिक्कत दे जाएंगे। तो अभी कोशिश यही कीजिए कि अभी समय रहते इनको एक बार अपने पास में सॉल्व करके ज़रूर देख लीजिएगा, एक पैटर्न पता चल जाता है, दिमाग को एक टेंडेंसी हो जाती है, ठीक है, अगली बार कौन सा क्वेश्चन आना है। तो उस तरह के क्वेश्चन फिर आप अगर अपनी किसी भी प्रैक्टिस बुक को लगाते हैं तो उसमें काफ़ी रिलीफ आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपके पास में 0.4 जो आपका आंसर है, और ये अपरेंट के पास मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू दशमलव के दूसरे स्थान तक निकाल रहे हैं, तीसरे स्थान तक निकाल रहे हैं, सॉरी। तो यहाँ पर इस वैल्यू को कंसीडर करिए, उसमें सही आंसर आपका नंबर 4 पे लाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आइएगा, क्योंकि पूरा आ रहा है, पूरा तो नहीं आ रहा, तो ये 0.4 ना रखिएगा, तो 0.45 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 60 पे, क्वेश्चन नंबर 60। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में से लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री जैसा लग रहा है। 3 तत्वों की परमाणु संख्या दे रखी हैं 11, 14 और 32 है। कि द्वितीय कक्षा n=2 में p उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो सभी में सभी का जो n=2 है, ठीक है ना। इसमें अगर 11 को क्या करेंगे, इसमें अलग अलग करें तो इसमें 28 बन जाए, 281 हो जाएगा, है ना। 11 को अगर ब्रेक करते हैं तो 281, और 14 को अगर चलते हैं, देखिए केमिस्ट्री ज़्यादा उतना अच्छा नहीं है, तो 28 और 4 बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, वो अभी किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। तो 2, 8, 18 और ये 4, ठीक है। क्योंकि दूसरे वाले के लिए कहा गया, तो दूसरे वाले में सभी के लिए क्या क्या अवेलेबल है, आपके 8, 8, 8 दे रखे हैं। तो इसका जब आप डिवीज़न करेंगे यानी 2s2 और 2p6 बनाएंगे, ठीक है ना, इसकी उप कक्षाएँ जब बनाएंगे तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग यानी 2s2 और 8 को ही आप ब्रेक कर रहे हैं, तो 2 और 6, एस में आपके 2 और बाद में कितना 2p6, तो तीनों की कंडीशन में 8, 8 हैं। तो सभी में क्या होगा, उप कक्षा में जो है सभी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपके 6 होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 61 पे। ए व बी 2 उपग्रह दे रखे हैं, पृथ्वी के चारों एक ही कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, बी की मात्रा ए की मात्रा की 4 गुनी है, सही कथन बताना है, कौन सा वाला होगा, ठीक है। तो अगर इंग्लिश में कहें इसको समझ लीजिएगा। तो 2 सैटेलाइट ए एंड बी आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन द सेम ऑर्बिट, मास ऑफ बी इज थ्राइस टू दैट ऑफ ए, ठीक है ना। मास जो है बी की मात्रा ए की मात्रा की 3 गुनी है। तो इसमें आपको सही कथन बताना है, सही कथन कौन सा है। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, पहला कह रहा है ए तथा बी के वेग समान है, स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एंड बी इक्वल, या पोटेंशियल एनर्जी ए एंड बी आर इक्वल, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट है यू एन ए ऑर्बिट, जो उसकी अगर हम बात करें, अगर वो गिवन रेडियस में है तो यू का जो मान है वो डिपेंड करता है u इक्वल्स टू, एक मिनट, u इक्वल्स टू आपका होता है √GME अपॉन, अगर डिस्टेंस को आप कंसीडर करें तो RE + H के बराबर होता है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो u बराबर माइनस का GMEM अपॉन
Re+H होता है। तो इसमें सभी में मास ऑफ ऑर्बिटल सैटेलाइट दोनों के दिखाई दे रहे हैं, तो ऊर्जाएं समान नहीं होंगी, गति ऊर्जा भी समान नहीं होंगी, उनके वेग भी समान नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो ऑप्शन सही लग रहा है वो आपका आंसर है 4-1, इनमें से कोई भी सही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आएँ, क्वेश्चन नंबर 62। ये भी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा कि इस जैसे क्वेश्चन जो हों देख लीजिएगा अवश्य। पारे की 64 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद गोलाकार बूंद बनाती हैं। बराबर त्रिज्या की प्रत्येक छोटी बूंद पर समान आवेश Q है। छोटी बूंद स्वतंत्र बूंद की तुलना में बड़ी बूंद की ऊर्जा बतानी है और उस पर आवेश की मात्रा बतानी है। तो ये बात कंसीडर कर लीजिए कि 64 small drops of mercury of equal radii and each having the equal charge combine up form a big spherical drop। तो जो बड़ी बूंद का जो आयतन होगा, अगर बड़ी बूंद की त्रिज्या आप कैपिटल R मानते हो तो उसका जो आयतन होगा उसका आयतन 64 छोटी बूंदों के बराबर होगा। छोटी बूंद की त्रिज्या आप स्मॉल r से मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये होगी इक्वेशन। 4/3 से 4/3 कैंसिल करेंगे, 64 को आप 4 की पावर 3 लिख सकते हैं और सभी का घनमूल ले लीजिएगा, यानी Q हटा दीजिएगा, तो मिलेगा आपको कैपिटल R इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल r। तो पहला रिलेशन तो आपको यहाँ पर ये मिला। दूसरी बात चल रही है कि उस पर जो आवेश होगा, यानी 64 बूंदें इकट्ठी हो जाएंगी तो टोटल जो चार्ज होगा उस पर कितना हो जाएगा, 64 बूंदों पर जितना चार्ज होगा, ठीक है ना। अगर छोटी बूंद पर आप चार्ज मानते हो स्मॉल Q, तो 64 को 64 का मल्टीप्लाई कर दो। 64 को क्या लिख सकते हो आप, ठीक है, 2 की पावर में कितना लिख सकते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 Q, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 की पावर 6 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर 2 आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं, पहला और दूसरा। तो 2 की पावर 6 गुना तो आवेश इनके टैली हो गए। अब हमें टैली करना है उसकी ऊर्जा को। अगर हम बात करें छोटी बूंदों के पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो उसका फार्मूला आपके पास में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है ना, Q1 Q2 अपॉन R। अब यहाँ पर Q1 Q2 की जगह पर आप क्या करें कि आवेश कितना दे रखा भाई, एक पर है 2 की पावर 6 है ना, दूसरी पर भी 2 की पावर 6 Q, इस पर भी अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस, यानी किसके बराबर है, 4R। भाई 2 ही तो है, 4R ही तो आंसर आया। कैपिटल R इक्वल्स टू किसके बराबर आया, 4R के बराबर आया। तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2R करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ज़रा देखिए, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 कितना हो गया, 2 की पावर आपके पास में हो गया 12, और नीचे वाला जो 2 है ये ऊपर आके माइनस में हो जाएगा। तो 12 में से अगर 2 को आप माइनस करते हैं तो आपके पास मिलेगा 10 के बराबर। तो यानी ये आंसर होना चाहिए 2 की पावर 10 गुना होगा, 2 की पावर 6 गुना होगा, जो कि सही आंसर है आपका आंसर नंबर 1। यहाँ पर 220 लिख दिया है, गलत है। 2 की पावर आपको कितना मिलेगा 10 और आवेश होगा 2 की पावर 6, तो ये आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैस का ताप 38 डिग्री सेल्सियस है। गैस की गतिज ऊर्जा को 2 गुना करने पर करने के लिए गैस को गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में सीधा संबंध होता है, तो उसको आप देखिएगा, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। काइनेटिक एनर्जी K से दिखा लीजिए, K प्रोपोर्शनल टू T के बराबर होगा। तो यहाँ पर मान निकालना है K1/K2 दिस इज इक्वल्स टू T1/T2। क्वेश्चन कह रहा है K2 जो है किसका डबल हो जाता है, 2K1 हो जाता है। तो यहाँ पर जब आप इसके प्लेस पर, ठीक है, K2 को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, K2 के प्लेस पर हम क्या कर दें, 2K1 लगा दें, ओके। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2K1, तो यहाँ K1 से आपका K1 खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा सर 1/2। T1 का मान कितना है, T1 को आप लिख सकते हैं क्या, 273 को ऐड कर दीजिए ज़रा 38 के साथ में, तो 38 और 278 273 कितना हो जाएगा, 311/T2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 311 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना मिलेगा, 2 यानी 622। इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए -273 को इसमें से घटा दीजिए, तो घटाने पे आपको मिलेगा लगभग कितना, 349 आंसर कौन सा आपका, 349 ये है। तो उसको कितना गर्म करना पड़ेगा, 349 तक गर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 64। एक तत्व दे रखा है ZXA को रेडियो एक्टिव उत्सर्जन के उपरांत अपने आइसोबार तत्व में बदलने के लिए उत्सर्जित करना पड़ेगा। देखिए आइसोबार को कहते हैं द्रव्यमान संख्या समान हो, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या आपकी समान होने के लिए क्या है, आइसोबार, आइसोटॉपिक और आइसोबार, ठीक है ना। तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या समान होनी चाहिए। जैसे अगर कहें कि 2 तत्व हैं, ये आपके समझता है, जैसे 1H1, एक मिनट, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे उसके आइसोबार यानी ZXA को ही ले लीजिए,
तो अगर आप इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल को निकालते हैं, ठीक है ना, तो अल्फ़ा पार्टिकल निकालने के तो दोनों में चेंज होगा। गामा किरणों को निकालते हैं तो इसमें से कोई चेंज नहीं होगा। बीटा पार्टिकल को अगर निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा Z+1 और लेकिन ये Y हो जाएगा और इसका द्रव्यमान संख्या उसकी रहेगी सेम। तो जब द्रव्यमान संख्या आपकी सेम रहती है तो उनको हम कहते हैं आइसोबार। तो इसमें सीधा वही है कि बीटा पार्टिकल को अगर आप एमिट करते हैं तो यही आपका आंसर में होना चाहिए, तभी ये वाली कंडीशन आपकी आ पाएगी, यानी बीटा कण को आप एमिट करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन 65, प्रकाश किरण की तरंग दैर्घ्य माध्यम 1 में 4000 एंगस्ट्रॉम, माध्यम 2 में 6000 एंगस्ट्रॉम है, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती हुई प्रकाश की किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होगा? तो द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन द मीडियम 1 इज 4000 एंड सेकंड मीडियम इज 6000। द क्रिटिकल एंगल ऑफ द लाइट रे गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 to 1 इनटू मीडियम 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप स्नेल का लॉ लगाएंगे, साइन IC किसके बराबर होता है? μ2/μ1 के बराबर होता है। और इसी वैल्यू को आप क्या लिख देते हैं? दिस वैल्यू इक्वल्स टू λ2/λ1। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू प्लेस कर दीजिए तो आपको मिलेगा कितना? λ2 की वैल्यू है 6000, ठीक है, एंगस्ट्रॉम अपॉन 4000 एंगस्ट्रॉम यानी 4000। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम है, 3 0 से 3 0 कैंसिल कीजिए, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि आपने 3/2 मिलेगा। IC का मान बराबर होगा साइन इनवर्स 3/2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये मेरा साइन इनवर्स 3/2। ठीक है, तो आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपके साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।